सभी पार्टिसिपेंट्स का मेरी तरफ से भी वेलकम। मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था कि व्हाट इज दिस टॉपिक, व्हाट इज दिस इनविजिबल डॉक्टर। दिस कंसेप्ट इज जो हम लोगों से इस सेशन के दौरान ही पहली बार जुड़े हैं। फॉर दोज फैमिली मेंबर्स दिस मे बी ए न्यू टॉपिक, बट दिस इज ए वंडरफुल टॉपिक। कुछ लोग हमारे में से हैं, इस टॉपिक के बारे में पहले से काफ़ी जानकारी है, बट दिस इज रियली आई विल नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग। We must say one thing to everybody, that today's session is going to be wonderful. The concept of invisible doctor is really wonderful, and the presentation of Dr. Deepak Chobe will be wonderful. वो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से इसको आपके सामने रखने वाले हैं। और इसके बाद कोई आपको ऐसी इतनी उत्सुकताएं हो जाएंगी कि आप इसको डेली जीवन में फॉलो करना चाहेंगे। So my submission is, because our time is just at the बहुत लंबा विषय है, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। थोड़ा सा ये कि प्लीज बी फोकस ऑन द व्हाट डॉक्टर दीपक चौबे इज सेइंग। और इसमें फोकस भी एक बहुत बड़ा वो पॉइंट है। कंसंट्रेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और कंसंट्रेशन का क्योर एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इन्हीं चीजों को आगे जानने की कोशिश करते हैं। आई वेलकम डॉक्टर दीपक चौबे एंड इनवाइट हिम टू स्टार्ट टुडेस very important session. Welcome, Deepak Chaube. Welcome. Thank you, Dinesh sir. Thank you. Namaskar and welcome to all. Namaskar. Thank you very much. की तलाश में निकले हैं, तो आपको बहुत अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक पल के लिए रुके, महसूस करें अपने इस कुदरत के नायाब तोहफे जिसको कि हम शरीर कहते हैं। इससे सोफिस्टिकेटेड मशीन ना आज तक बना है, नहीं बन सकता है। Our body is made up of trillions of cells, 60 to 75 ट्रिलियन सेल्स का समूह आपका ये शरीर। And again, every minute, yes, with every minute, every passing minute, लगभग 95 मिलियन नए सेल्स रिजनरेट हो रहे हैं आपके शरीर में, और पुराने सेल्स खत्म हो रहे हैं, डाई हो रहे हैं। और ये कुछ इस तरह से प्रक्रिया चल रही है कि आपकी जो लीवर की जो लाइनिंग है हर 5 से 7 दिन में चेंज हो जाता है। आपके स्किन सेल्स हर 2 से 3 हफ्ते में बदल के उसकी जगह एक नई सेल आ जाती है। आपके आरबीसी 4 महीने में बदल के रिन्यू होकर के उसकी जगह नया आ जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स की आयु 1 साल। आपकी जो पैंक्रियाज है, जो कि इंसुलिन बनाने का काम करती है, उसके अंदर जो बीटा सेल्स है, बीटा सेल्स की भी आयु है 20 से 50 दिन। एक बार आता है, अपना काम करता है, चला जाता है, उसकी जगह फिर नया आ जाता है। रिप्लेसमेंट इज ऑलवेज देयर। तो इस लगातार बदलते शरीर में अगर आप देखें, स्टडी ये बताती है कि जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, मैक्स टू मैक्स 11 मंथ में पूरा रिन्यू होके उसकी जगह नया आ जाता है। मतलब कि हम जिस शरीर में रहते हैं इसकी आयु मैक्सिमम 11 मंथ है। मतलब कि आज यहाँ पे हम जिस जगह पे बैठे हैं अपने जिस शरीर के साथ में, आज से ठीक 11 महीने पहले ये शरीर नहीं था, और आने वाले ठीक 11 महीने के बाद में ये शरीर नहीं रहने वाला। इसकी जगह पूरी तरह से एक नया शरीर आ जाने वाला है। इट इज जस्ट लाइक कि आप अभी जिस मकान में बैठे हैं, इसकी जो बिल्डिंग की जो बेसिक बुनियादी जो यूनिट है जिससे बना है वो ईंट। मान लेते हैं कि आप ऐसा करते हैं कि आपके हाथ में आता है एक हथौड़ा, और आप किसी भी कमरे में चले जाएं, दीवार को ठोके, तोड़े, और उसके अंदर से ब्रिक निकाले पुरानी वाली, और बाहर डंप कर दें,
और ठीक उसी जगह पे एक नया उम्दा किस्म का ब्रिक बिल्कुल सटीकता से आप फिट कर दें, जो दुनिया का सबसे बढ़िया ईंट है। और इसी काम को आप दोहराएं, बार बार एक ईंट निकालें दूसरी लगा दें, एक ईंट निकालें दूसरी लगा दें, लगातार करते रहें। हो सकता है कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद आप पूरा का पूरा मकान बदल देंगे इंटरनली, अगर आपने सटीकता से किया तो। ये आप अपने इस मकान के साथ तो नहीं करते, लेकिन इस मकान के साथ हमेशा करते रहते हैं। एवरी मोमेंट हमारा बॉडी अंदर से बदल रहा होता है। इवन जो हमारे जो नेल्स है, अगर हम देखें ऊपर से तो नेल्स भी जो यहाँ पे दिख रहे हैं, कब धीरे से आगे बढ़ जाएंगे, कब हम इसको नेल कटर से कट करके बाहर फेंक देंगे, हमें पता भी नहीं चलता है। तो हमारे बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट इट इज चेंजिंग। सो नाउ सवाल ये उठता है कि अगर हर 11 महीने के बाद कुदरत आपको एक नया शरीर दे देती है, देन व्हाई डिजीज एंड द बॉडी रिमेन्स परमानेंट। बहुत सारे जो क्रोनिक इलनेस है वो तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो लगातार क्यों बना रहता है? क्या रीजन है? आपका क्या जवाब होगा अगर आप टाइप करके बताएंगे? या कुछ अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। माइंडसेट। माइंडसेट हाँ जी। बिल्कुल सही जवाब, और पहली बार में ही सही जवाब आया। थैंक यू। मेमोरी, एक जवाब आई है मेमोरी भी। मतलब कहीं ना कहीं हम अपने माइंड में ही डिजीज को होल्ड करते हैं, एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द डिजीज आर नोन एज साइकोसोमेटिक डिजीजेस। वेल, बात चल रही थी कि हर 11 महीने में आपका शरीर बदल जाता है, तो क्या हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी एजिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, एक होता है बायोलॉजिकल एजिंग और एक होता है क्रोनोलॉजिकल एजिंग। क्रोनोलॉजिकल एजिंग जो है ये कैलेंडर के साथ बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। कैलेंडर के साथ हमारी साल, उम्र बढ़ती जाती है। इसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल एजिंग को, बट जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है बायोलॉजिकल एजिंग। ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। तो अब अगर हम मेंटल लेवल पे, मानसिक लेवल पे अपने बॉडी में चेंजेस लाना चाहते हैं, तो अपने को करना पड़ेगा कुछ एडिटिंग। यस, नाउ वी नो कि वी हैव गिवन द पावर टू ब्रिंग चेंज इन आवर बॉडी। अभी इस वक्त शरीर में हो सकता है कि कोई इलनेस है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, डजंट मैटर। जैसे कि एक नदी, जो बहती हुई नदी है, वो कभी गंदा हमेशा नहीं रह सकता। थोड़े टाइम के लिए जो गंदगी अगर उस नदी पे आ भी जाए, लेकिन बहती हुई नदी के साथ वो गंदगी भी आगे निकल जाती है, नदी फिर से स्वच्छ हो जाता है। सो व्हाई इट कांट हैपन विद आवर बॉडी? इट कैन हैपन, बट समथिंग विच वी कॉल साइकोसोमेटिक डिजीज, जो कि हम अपने माइंड में होल्ड करते हैं, और जिस डिजीज को हम माइंड में होल्ड करके अपने शरीर को लगातार बीमार बनाए रखते हैं, उसका निदान कहीं ना कहीं हम अपने मन में ढूंढे तो मिल सकता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात आ रही है कि अगर हर 11 महीने में आपका शरीर बदल के नया आ जाता है, बात करें 2015 एंड 2020, पिछले 5 सालों में आपका शरीर कम से कम 5 बार तो रिन्यू हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी इस शरीर के अंदर रहने वाला जो मैं है, द सेल्फ, वो तो नहीं बदला। आज से 5 साल पहले भी आप मैं थे, आज भी आप अपने आप को मैं ही कहते हैं। तो वो जो मैं कहने वाली जो एनर्जी, जो सत्ता है, इट मस्ट बी डिफरेंट वन, डिफरेंट देन दिस बॉडी। इट इज आवर माइंड, इट इज आवर सोल, इट इज आवर स्पिरिट, इट इज दैट मेटाफिजिकल एनर्जी। सूक्ष्म जो है वो है आत्मा। तो सोल एनर्जी एंड दिस फिजिकल बॉडी। तो सूक्ष्म शरीर में हम बदलाव ला करके हम अपने फिजिकल बॉडी में चेंज ला सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में वो जो प्रिंट आउट निकलता है ना, तो अब अगर
जो सॉफ्टवेयर है या फिर जो स्क्रीन में अगर कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ हमने टाइप गलत कर दिया, हमने कोई लेटर ड्राफ्ट किया, तो जब प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसमें भी मिस्टेक नजर आएगी। तो अब उस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए अगर हम या तो इरेजर यूज करें या फिर ओवर राइटिंग करें, तो इससे बात उतनी ज्यादा नहीं बनेगी। तो अगर अपने को चेंज कहीं पे लाना है तो निश्चित रूप से हम चेंज कहाँ पे ला सकते हैं? माइंडसेट हार्ड में। कॉपी में ला सकेंगे कि सॉफ्ट कॉपी में? What you call the patterns? Internally. सॉफ्ट कॉपी। बहुत बड़ी गलती हम लोग अक्सर करके कर रहे होते हैं, जो कि हम अपने आप को फिजिकल बॉडी मानते हुए फिजिकल बॉडी के ऊपर में एडिटिंग करने की कोशिश करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रॉब्लम कहीं और है। इंटरनल उस जगह पे अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। सेकेंडली, अगर डिजीज की बात करें, जो बीमारी की हम बात करते हैं, बीमारियां एक्चुअली बहुत सारी नहीं होती है। बीमारी होती है सिर्फ एक, और वो बीमारी है मेल फंक्शनिंग ऑफ सेल। इससे ज्यादा कोई बीमारी होती ही नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी सेल का बना हुआ है, बहुत सारे सेल्स मिलकर बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से मिलकर बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो सेलुलर लेवल पे जो मेल फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है, फॉर वट एवर द रीजन, वी कॉल डिजीज। And if we trace back the reason behind malfunctioning of cell, we may come to the point कि ज्यादा से ज्यादा ये 4 कारक है, 4 फैक्टर है जिस वजह से हमारे जो सेल थे वो मेल फंक्शनिंग करना शुरू कर देता है। फर्स्ट, टॉक्सिसिटी इन द बॉडी, लैक ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स, लैक ऑफ प्रॉपर रेस्ट एंड एक्सरसाइज। चौथा, state of mind. I must repeat, toxicity in the body, lack of vital nutrient, lack of proper rest मतलब नींद, sleep and exercise, और चौथा state of mind। हालांकि state of mind को यहाँ पे मैंने चौथे नंबर पे बोला, मगर इन एक्चुअल इसको पहले नंबर पे रखना चाहिए। सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है हमारा स्टेट ऑफ माइंड हमारे बॉडी में डिजीज को होल्ड करने में। लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल कि किस तरह से हमारे जो संकल्प है, हमारे जो विचार है, हमारे शरीर को लगातार इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। प्री नेटल साइकोलॉजी में गर्भ से पूर्व का जो मनोविज्ञान है, मैं थोड़ी डिफरेंट एग्जांपल पे आ रहा हूँ। तो नेटल साइकोलॉजी में एक काफी बड़ा टॉपिक है लिम्बिक इम्प्रिंट। मतलब माता के गर्भ में, एक प्रेग्नेंट लेडी के गर्भ में पल रहा जो शिशु है, उसका मानसिक और शारीरिक विकास बहुत हद तक निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि मदर क्या खा रही हैं, कैसे माहौल में वो रह रही हैं। और हम सभी इस बात को जानते हैं कि कहीं भी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो बहुत सारी बातों का ध्यान, उनका रेस्ट, एक्सरसाइज और उनके आराम का, इसके अलावा उनकी सोच का भी ध्यान रखा जाता है। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे टीवी में प्रोग्राम्स देखने, कैसे वायलेंट प्रोग्राम्स नहीं देखने हैं, किस तरह के लोगों से मिलना है, किन से नहीं मिलना है। ऐसा होता है क्या? Yes. मतलब कि उस शिशु का विकास शारीरिक और मानसिक पूरी तरह से निर्भर करता है क्या मदर सोच रही होती है। तो उस 9 महीने के दौरान कितनी सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, एंड फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी। बट व्हाई नॉट विथ ऑल ऑफ अस? हम सभी को भी तो अपने संकल्प का, अपने विचार का, हम किस माहौल में अपने आप को रख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखने की उतना ही शायद जरूरत है जितना कि एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए। बिकॉज नाउ वी नो दैट एवरी मिनट हम अपने शरीर में 95 मिलियन न्यू बेबी सेल्स को जन्म दे रहे हैं। Isn't it? जिस वक्त हमारे मन में जो भी विचार चल रहे, जो भी संकल्प चल रहे, जिस वक्त हम
या एग्रेशन में है या डिप्रेशन में है या एंजाइटी में है या एंगर में है, उन मूवमेंट में हमारे बॉडी में तो नए सेल्स बन रहे, तो उस दौरान हमारे शरीर में बन रहे सेल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, एंड फर्दर मोर वो सेल तो बाद में अपने आप को मल्टीप्लाई भी तो करेंगे ना। तो किस टाइप की जनरेशन को हम अपने शरीर में सेल्स के जनरेशन को जनरेट कर रहे, रीजनरेट कर रहे हैं। सो हियर व्हाट एक्चुअली वी नीड इज, वैसे जैसे अभी काफी अच्छा सेशन चल रहा है सुबह का, जो मेडिटेशन का जो टाइम है, मैं कहना ही चाहता हूँ कि जब भी हम मेडिटेट करते हैं सारे दिन में कोई भी ऐसा मूवमेंट, ऐसा समय जब हम खुद को बिल्कुल आइसोलेट कर लेते हैं, अपने आप में रहते हैं, अपने विचार में मगन हो जाते हैं, इसको टेक्निकली अगर हम बात करें तो अल्फा ब्रेन वेव हम जनरेट कर रहे होते हैं जब अपने दिमाग में, उस समय हमारे शरीर के अंदर बहुत ही पॉजिटिव हार्मोन्स पैदा हो रहे होते हैं। और इसके अलावा जिन मुहूर्त में, जिन मोमेंट में हम मेडिटेशन में बैठ करके अच्छे अफर्मेशंस ले रहे होते हैं, उस दौरान भी हमारे शरीर के अंदर में गुड सेल्स पैदा हो रहे होते हैं। देखिए, ये जो बेबी सेल्स हमारे शरीर में हर वक्त जो पैदा होते हैं, आने वाले शरीर समय में वो हमारे शरीर की संरक्षण कर रहे होते हैं। तो वी शुड बी वेरी मच कॉशियस अबाउट आवर थॉट पैटर्न। और अगर हम अपने थॉट पैटर्न को कंट्रोल करना शुरू कर दें तो बहुत सारे बदलाव, बहुत ही सूक्ष्म बदलाव हम अपने शारीरिक स्तर पर देखना शुरू कर देंगे। डिजीज आपके बॉडी में परमानेंट तो रह ही नहीं सकता। डायबिटीज की बात कर लेते हैं, कहते हैं कि डायबिटीज जिसको भी हो जाएगा, टाइप 1 टाइप 2, इट इज गोइंग टू रिमेन लाइफ लॉन्ग, यू कांट क्योर डायबिटीज, ऐसा बताया जाता है। यू कैन मैनेज, यू कैन कंट्रोल डायबिटीज बट यू कांट क्योर, ऐसा बिलीफ सिस्टम, एक बिलीफ का पैटर्न हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है, विच इज नॉट सो। सोचने की बात है, क्यों डायबिटीज हो गया? बिकॉज शायद पैंक्रियाज ढंग से काम नहीं कर रही है, उसके अंदर जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन पैदा नहीं कर रही है। फाइन, बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बना रही है, तो अभी जो बीटा सेल्स, ये जो पैंक्रियाज एक फैक्ट्री है और इसके जो मजदूर है, वर्कर्स है, ये है बीटा सेल्स। तो प्रेजेंटली जो बीटा सेल्स की जो टीम है, हो सकता है वो इंसुलिन फॉर व्हाट एवर द रीजन नहीं बना रही है, लेकिन वो जो बीटा सेल्स है वो तो सारी जिंदगी पैंक्रियाज में नहीं रहने वाली ना। उसकी भी जो टेन्योर है कितना है? 20 to 50 days. After 50 days, a new team of beta cells are about to come. So we can very well expect out of those new team of beta cells कि वो हमारे शरीर में इंसुलिन बनाए। लेकिन शायद उस एक्सपेक्टेंसी को ही हम छोड़ देते हैं। हम तो मान बैठते कि मेरे को तो डायबिटीज हो गया, और हम यहां से एक सिग्नल भेजते सीधे रूप से हमारे पैंक्रियाज को कि अब तो कुछ भी हो जाए क्योंकि डॉक्टर्स ने बता दिया है, और मुझे तो सारी जिंदगी मेडिसिन के ऊपर ही डिपेंड होकर के अपने डायबिटीज को कंट्रोल करना है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो एक रॉन्ग सिग्नल, एक मैसेज हम भेजते हैं, तो आने वाले जो नया जनरेशन है वहां पे भी वही सिग्नल जाता है उन नए बेबी सेल्स में कि उसको भी बीमार ही रहना है, उसको तो नए ढंग से इंसुलिन पैदा करना ही नहीं है। So this is how we communicate with our body all the time. So we must know the art and science of communicating rightly with our body, अगर हम मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं तो। And that is why ये बताया जाता है कि मेडिटेशन से हम बहुत सारी बीमारी How to communicate with your body. So now editing is possible, and जिस भी विचार को हम लंबे समय तक अपने चेतना में, अपने कॉन्शियस माइंड में होल्ड करके रखते हैं, वो हमारी रियलिटी बन जाती है। जिस भी हैबिट को, जिस भी विचार को, ऐसा स्टडी बताती है, साइंटिफिक स्टडी से पता चला है कि ह्यूमन बिहेवियरल साइकिल का जो टाइमिंग है वो है 3 वीक। 3 हफ्ते तक अगर किसी भी चीज को हम कॉन्स्टेंटली बिलीव करते हैं, it becomes our reality. It is accepted by our subconscious mind. तो अगर जैसे ही एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन यहाँ पे गया
कि मेरे को ये बीमारी है, मुझे ये तकलीफ हो गया है, और लगातार हम 3 हफ्ते तक इसी बिलीव में अगर हम जिए तो बहुत हद तक संभव है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो मोस्ट पावरफुल माइंड है, 90% पावर उसके पास में है, वो इस बिलीव को स्ट्रांगली होल्ड कर लेगा। और भाई साहब, अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ने किसी भी रॉन्ग बिलीफ को एक बार स्टोर कर लिया, होल्ड कर लिया, तो यहां से निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। एंड दैट अल्टीमेटली बिकम्स द ब्लूप्रिंट ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड की ब्लूप्रिंट का ये नियम ही है कि व्हाटएवर इज देयर इन द ब्लूप्रिंट, अल्टीमेटली द रिफ्लेक्शन, द सेम रिफ्लेक्शन कम्स इन द बॉडी again and again, again and again, again and again. कंप्यूटर के स्क्रीन में जो एक मिस्टेक आ गई, जितनी बार भी आप प्रिंट निकालेंगे, हर बार again and again, again and again, again and again, सेम प्रिंट आउट निकल के आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा। जिस बात की बात हमने ठीक सेशन के आरंभ में किया था कि why it happens that disease remains constant, becomes permanent in our body, although our body is changing every moment. So this is the requirement जो अपने को यहाँ पे बदलने की जरूरत है। How our body responds to our belief. मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा। कोई भी जो बिलीव हम इंडिविजुअल लेवल पे रखते हैं, तो वो बिलीव हमारे जिंदगी को लगातार इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो एक होता है कि कोई बिलीव इंडिविजुअल लेवल पे इम्पैक्ट करती है, और कुछ बिलीव्स है जो कि मास लेवल पे भी इन्फ्लुएंस करती है। एक झूठ कई बार मास लेवल पे भी इम्पैक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। I'd like to quote an example. Till the year 1954, ये स्पोर्ट्स की हिस्ट्री से एक एग्जाम्पल है। Till the year 1954, it was believed that no human being can run a distance of 1 mile in less than 4 minutes. ये एक इस पे बुक भी आई है, कई सारे डॉक्यूमेंट्री भी आई है विद द नेम 4 minutes barrier. So the belief was कि no human being can run a distance of 1 mile in less than 4 minutes. पूरी दुनिया के जितने भी एथलीट्स भी हुआ करते थे या कोच होते थे, उनके सभी के शायद दिमाग में ये बात पूरी तरह से बस चुका था, तो कोई भी इस बैरियर को ब्रेक नहीं कर सकता था कि 1 माइल तो कम से कम 4 मिनट के ऊपर ही टाइम लगेगा कवर करने में, दौड़ के कंप्लीट करने में। तब जाकर के ब्रिटेन का रहने वाला एक मेडिकल साइंस का स्टूडेंट, नाम था रॉजर बैनिस्टर। रॉजर बैनिस्टर ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। इन लेस देन 4 मिनट उसने 1 माइल के डिस्टेंस को दौड़ के कवर किया। तो सारी एक सवाल आ सकता है कि भाई मैं इस रिकॉर्ड की बात क्यों कर रहा हूं। सारे हर दिन न जाने कितने सारे रिकॉर्ड्स बनते हैं, कितने सारे टूटते हैं। तो वाई इन पर्टिकुलर मैं इस 1954 के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। सबसे जो इंटरेस्टिंग बात हुई कि इन द ईयर जब 1954 में रॉजर बैनिस्टर ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया, इन द सेम ईयर मोर देन 32 लोगों ने, 32 पीपल ने सेम रिकॉर्ड को डुप्लीकेट किया। और अगले एक साल में 1955 मोर देन 200 पीपल have duplicated this. Now the question arises, एक सवाल बन गया अपने आप में। सारी दुनिया का ध्यान इस बात पे गया, साइंटिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट का, स्पोर्ट्स के जो कोच हैं, इनका ध्यान इस बात पे गया कि हाउ इट बिकेम पॉसिबल, लाइक कि पहले सैकड़ों साल तक जिस काम को किसी लोगों ने नहीं किया, एक व्यक्ति ने जैसे किया, इतने सारे लोगों ने धड़ाधड़ डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया। इवन रॉजर बैनिस्टर से भी सवाल जब किया गया था इंटरव्यू के दौरान कि क्या ये कोई दौड़ने के टेक्निक में परिवर्तन है या क्या है,
तो रॉजर का जवाब था इट इज द चेंज इन द माइंडसेट। इससे पहले लोगों का बिलीफ था कि ऐसा नहीं हो सकता। एक व्यक्ति ने करके दिखाया, सारे लोगों ने धड़ाधड़ 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 करना शुरू कर दिया। सी इसके पीछे का जो कंक्लूजन है, कुछ लिखा गया है, दिवेश कुमार, स्कोर्स ऑफ 250 वर कंडक्टेड, वो चला गया स्क्रीन से। तो ये दौड़ने का तरीका में इट इज द चेंज इन द स्टेट ऑफ द माइंड। क्या होता ना कि जब भी हम कोई एक नए काम को करने जाते हैं तो हमारा जो माइंड है सबसे पहले रेफरेंस ढूंढता है कि इस काम को आज से पहले किसी ने किया है या फिर नहीं किया है। अगर किसी ने किया है, अगर अपने को वो रेफरेंस मिल जाता है तो हम भी मानने लग पड़ते कि शायद हम भी कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा माइंड कोई रेफरेंस ढूंढने की कोशिश करता है और उसको कोई ऐसा रेफरेंस दिखाई नहीं पड़ता, तो उसके लिए सबसे आसान सा रास्ता ये होता है कि अरे इस काम को आज से पहले तो किसी ने किया ही नहीं, तो इस काम को करने की कोशिश करना भी बेकार है। Why I am talking of this all? जब भी किसी को डायबिटीज हो जाती है तो उसको बिलीव करवाया जाता है, क्योंकि उसने अपने आजू बाजू भी ऐसा ही देखा है, उसने आर्टिकल्स में भी शायद यही पढ़ा है, उसने गूगल में भी शायद यही पढ़ा है कि इट इज समथिंग इनक्योरेबल, यू हैव टू मैनेज इट लाइफ लॉन्ग। कौन सी बिलीव इंड्यूस हुई और ये मास लेवल पे हो रहा है। दीपक जी, एक मिनट इंटरप्ट कर रहा हूँ। देवेश जी ने जो लिखा है कि क्रिकेट में भी 250 रन्स को स्कोर करना कुछ साल पहले इम्पॉसिबल था और आज वही 250 रन्स 20 ओवर्स में स्कोर किए जा रहे हैं। ये देवेश जी ने ऐड किया था। So nice example. Thank you. So this is see how it happens. हम रेफरेंस के आधार पे काम करते हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी एक और बात निकल के आ रही है कि रॉजर बिकेम द रेफरेंस फॉर सो मेनी एथलीट्स। वो जो 32 पीपल लोगों ने डुप्लीकेट किया पहले साल में, वो जो 200 से अधिक लोगों ने डुप्लीकेट किया अगले साल में, तो रॉजर बैनिस्टर के सामने रेफरेंस कौन था? खुद था। he was thinking himself कि I can break it। mindset में उसने अपना ये डिसाइड किया। ओन सेल्फ। जवाब आपकी तरफ से ही आ रहा है। सो नाइस, वंडरफुल। ये बताया जाता है कि वो हर रात को सोने से पहले इस विचार को बार बार अपने मन में दोहराता था कि वो जिस स्टेडियम में जहाँ पे उसको वो परफॉर्म करना था वहां पे खुद को विजुलाइज करता था कि वो दौड़ रहा है और उसने ठीक 4 मिनट से कम टाइम उसने उस दौड़ को कवर कर लिया। और बार बार इस चीज को विजुलाइज करते करते ही अल्टीमेटली ये बात उसके जीवन में रियलिटी हो गई। सो एनीवे, हाउ दिस साइंस ऑफ रिपीटेशन एंड हाउ वन if visualizes certain things during before going to sleep and how it works in our total body mind, तो ये एक अलग टॉपिक, इसके ऊपर हम कभी और चर्चा करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग के बारे में। सो जब हमने स्टार्ट किया था कि ये जो 4 फैक्टर हमारे हेल्थ को लगातार इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, दैट इज टॉक्सिसिटी इन द बॉडी, लैक ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स, proper rest and exercise, or state of mind. So this state of mind is very 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 important, जो कि determine करता है हमारे बॉडी में अगर किसी एलिमेंट को हम उसको होल्ड करेंगे, उस मेहमान को हम बिठा के रखेंगे कि हम उसे चलता। So Roger used the subconscious mind's power from राजीव जी। yes सबकॉन्शियस माइंड के पावर को ही उसने इस्तेमाल किया, यूज किया। इनफैक्ट आगे चल करके स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा इसका यूज हुआ। आफ्टर 1980 रशिया में स्टार्ट हुआ था, स्पोर्ट्स में साइंटिस्ट लोगों ने फिर अपना काम करना शुरू किया था। और इसमें एक और साइंस आता है, वो कहते हैं लैटेंट लर्निंग। तो लैटेंट लर्निंग का सबसे पहला जो प्रयोग रशिया में किया गया था ओलंपिक में 1980, जहाँ पे प्लेयर्स के ग्रुप को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था, स्पोर्ट्स के जितने भी थे। कुछ को तो लगातार रिहर्सल करवाया गया, कुछ को तो आधा समय रिहर्सल करवाया गया और आधा समय
मेंटली उस एक्सरसाइज, उस परफॉर्मेंस को करवाया गया, और कुछ को थोड़ा सा ही रिहर्सल या प्रैक्टिस करवाया गया, और मोस्ट ऑफ द टाइम उनको मेंटली इस गेम को खिलाया गया। आपने वो मूवी भी देखी थी ना शाहरुख खान की, अगर आपको याद है, क्या नाम है, याद आ रहा है? चक दे इंडिया। चक दे इंडिया, यस मोदी जी, यस चक दे इंडिया। वहां पे भी शाहरुख खान ने भी कुछ ऐसा ही किया था ना, प्लेयर्स को मेंटली गेम खिलाया। तो इसका बहुत ज्यादा, यस हॉकी गेम है, तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है, और इसको प्रैक्टिकली 1980 के बाद लगातार इस चीज को स्पोर्ट्स में यूज किया गया है। तो इस बात को विद टाइम समझा गया कि हाउ आवर माइंड इन्फ्लुएंसेस आवर बॉडी। तो क्या क्या और करना चाहिए अपने माइंड से, हम अपने बॉडी में कैसे इन्फ्लुएंस करें और अपनी बॉडी को हम हील कर सकते हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो ट्यूमर हो, व्हाटएवर हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आप उसको हील कर सकते हैं। हालांकि हम लोग क्या करते हैं यूजुअली मेडिसिन पे, और जो मॉडर्न मेडिसिन है, जो मेडिकल साइंस है, इसके ऊपर हम काफी ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमने अपनी जो खुद की इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया हुआ है। हालांकि अपने बॉडी को हील करने के लिए हमें बाहर की इस तरह की इंटरवेंशन की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं मॉडर्न मेडिसिन या मॉडर्न मेडिकल साइंस के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। ऑफ कोर्स मेडिसिन आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिकल साइंस वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हेन इट कम्स टू इमरजेंसी, जब जिंदगी और मौत का सवाल है, तो उस समय मॉडर्न मेडिसिन से बढ़िया बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती है। लेकिन अगर वो इतनी बड़ी इमरजेंसी नहीं है, और इसके बावजूद भी अगर हम दवा खा रहे हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि अगर कोई दवा, कोई मेडिसिन, कोई जो केमिकल युक्त मेडिसिन अगर आप 15 दिनों से भी अधिक और लगातार खा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है। एक्चुअली यू डोंट रिक्वायर दैट मेडिसिन, आपका बॉडी वो खुद ही तैयार कर सकता है, बट उसको क्या चाहिए, राइट एनवायरनमेंट चाहिए। हर चीज के लिए कंसिस्टेंसी इज मेंटेन्ड इन मेडिसिन बट नॉट इन पॉजिटिव थॉट्स। यस, ये तो सबसे बड़ी कमी है इंसानों की, कि कंसिस्टेंसी को वो थॉट लेवल पे मेंटेन नहीं कर सकते हैं। हाँ, मेडिसिन बड़ा इजीली बस खाया अंदर और काम पे निकल गए। हाउएवर इस कंसिस्टेंसी के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा पूरी जिंदगी का सवाल नहीं है। 3 हफ्ता कर लें। ह्यूमन बिहेवियरल साइकिल का ये जो टाइम है, ये 21 डेज है। 21 डेज में एक नई हैबिट को आप इनकलकेट कर सकते हैं मेंटल लेवल पे भी, और आपका बॉडी भी कंडीशनड हो सकता है उन 21 डेज के अंदर, वो प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन हम इतना पेशेंस ही नहीं रखते हैं, हम तो तुरंत हलचल में आ जाते हैं, डर जाते हैं, डरा दिया जाते हैं, और हम मेडिसिन खा लेते हैं। होता क्या है कि जब हम मेडिसिन खाते हैं तो हमारी बॉडी की पूरी जो मैथमेटिक्स है ना, पूरा समीकरण गलत हो जाता है। बॉडी का अपना मैकेनिज्म, उसकी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी है, उसको पता है कि क्या ट्रबल है, क्या हुआ है, क्या दिक्कत आई है, उसको बहुत बढ़िया से पता है। बिफोर डॉक्टर कम्स टू नो, बिफोर डायग्नोसिस का जो रिपोर्ट आए, शरीर को पहले पता चल जाता है, और अपनी स्ट्रैटेजी भी तय कर लेता है, उसके ऊपर काम भी करना शुरू कर देता है। लेकिन हम हो जाते हैं इम्पेशेंस। तो इन एक्चुअल हमें इम्पेशेंस होने की जरूरत नहीं है, हमें पेशेंस होने की जरूरत है। एंड दैट इज वाई पेशेंट को हम पेशेंट क्यों कहते हैं, पेशेंट की जो स्पेलिंग और पेशेंस की स्पेलिंग वही है। तो एज अ पेशेंट वी नीड टू बी पेशेंस, और अगर आप पेशेंस रख सकें तो आपका शरीर कमाल कर सकता है विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ फॉरेन थिंग। दैट इज मेडिसिन हमारे शरीर के लिए वो फॉरेन की चीज है, बाहर की चीज है, ये बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। तो टॉपिक तो काफी बड़ा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हम स्टेट ऑफ माइंड को हम चेंज करें, कैसे हम अपने ब्लूप्रिंट को हम बदल सकते हैं, चाहे कोई भी डिजीज क्यों ना हो, आप अपने शरीर को हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए, बिफोर आई कैन जस्ट फिनिश अप विद दिस सेशन एंड सो दैट वी कैन हैव क्वेश्चन आंसर सेशन, मैं इतना कहना चाहूंगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड की ब्लूप्रिंट को चेंज करने के लिए, या फिर कोई रॉन्ग बिलीफ यहाँ पे इम्प्लांट ना हो जाए डिजीज्ड बॉडी के लिए, वो ये करना है, नेवर एवर गिव ओनरशिप टू योर डिजीज।
शरीर में कोई भी डिजीज है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी, Give कहते हैं ना माई डायबिटीज, आई एम डायबिटिक, ओ नो, so much never give damaging ownership this thought, this idea to is I'm diabetic. your Never ever, because this I am is so much powerful. कोई भी थॉट के साथ ये जो सबकॉन्शियस माइंड जो बैठा है, ये जो माइंड इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस बॉडी, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है शरीर का। जब भी वो किसी चीज के ऊपर साइन कर देता है ना, कोई पेपर आ गया, साइन कर दिया, तो वो फिर एग्जीक्यूट करना ही पड़ता है। तो बॉडी के लेवल पे भी चीजें एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है जब आई एम के लेवल पे आप किसी चीज को made एक्सेप्ट him कर लेते हैं। use for both money and आई एम डायबिटिक, ओके फाइन, पेपर आया, हमने साइन कर दिया। नो, डोंट साइन, डोंट एक्सेप्ट इट। Okay, yeah, it's coming to continue. Believe that every disease is temporary. Yes, of course, every disease is temporary. और इनफैक्ट आज के बाद से जो सेल्फ टॉक है, चाहे दूसरे के साथ भी बात करते हैं ना, कई बार होता है ना कि सामने से किसी ने फोन कर दिया कि भाई साहब और तबीयत कैसी है, इधर उधर की बात करने के बाद फिर कहीं ना कहीं हम अपनी बीमारी का रोना डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोना शुरू कर देते हैं। नो, डू नॉट एक्सेप्ट दिस फैक्ट। ये मान जाइए कि आपको बीमारी है ही नहीं, ना किसी और से बात कीजिए इस बारे में। किसी और ने अगर पूछ भी लिया तो आप क्या कीजिए, जस्ट बात को आप किनारा कर दीजिए, छोटा करके फिनिश करके टॉपिक चेंज कर दीजिए, उस टॉपिक पे बात ना करें और अपने आप से भी बात ना करें, एकदम बिल्कुल भूल जाएं। मिरेकल होगा, डोंट टेल दिस इट माय डिजीज और आई हैव अ डिजीज, नेवर एवर, कभी भी नहीं बोलना है। और जैसे ही आप अपने चेतना के लेवल पे, कॉन्शियसनेस के स्तर पर इस विचार को निकाल दिया, हटा दिया, कुदरत आपके शरीर के अंदर वो नेचुरल तरीके से चेंज लाना शुरू कर देगी जिसके लिए ये शरीर बनी हुई है। वैसे भी आपका शरीर लगातार बदल रहा है, तो इसको चेंज करने की जरूरत है थॉट के लेवल पे, कॉन्शियस माइंड के लेवल पे। और ये जो 21 डेज का जो फंडा है, 21 दिन का, ये किस तरह से हमारे शरीर में बदलाव लाता है, इसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा विद एन एग्जांपल। मेडिकल साइंस में एक टर्म आता है फैंटम लिम्ब सिंड्रोम। इफ एनीवन हर्ड अबाउट दिस फैंटम लिम्ब सिंड्रोम, अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। No, no, no. यस सर, शायद पैड निकालने के बाद भी उन्हें दर्द फील होती है कुछ दिनों तक शायद। अभिषेक, राइट? राइट। अभिषेक बोल रहे? यस 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 यस। यस सर, जब पैर का ऑपरेशन होता है तो उसके बाद भी उन लोगों को पैर में दर्द फील होता है, शायद ये है क्या? इसमें मैं आपको एक डॉक्टर दीपक एक जी। एग्जांपल दूंगा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर जर्मन के एक स्पाई को जब वहां से रेस्क्यू में लेके आए गए और जब डॉक्टर्स की टीम सुबह उनको मिलने गई तो उसने कंप्लेन किया कि मेरे जो है लेफ्ट हैंड में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मतलब अनबीरेबल, मेरे को यहाँ पे गोली लगी हुई है। तो अब डॉक्टर्स बड़े हैरान हो गए कि इसको एम्पुटेशन कर दिया गया, हाथ है ही नहीं इसके पास, फिर इसको दर्द कैसे हो रहा है? वेरी राइट। तो वो पूरी टीम ने कहा भाई क्या इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने जब उसको ये बताया कि तुम्हारा हाथ नहीं है, काट दिया गया हाथ, एम्पुटेशन हो चुका है, तो तुरंत ही उसका दर्द बंद हो गया। ये रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेड है ये। आई शेयर सम टाइम। तो आपकी बात इस बात से प्रूव करती है कि हमारा जो है दर्द या बीमारी वो यहाँ होती है, वहां नहीं होती है। थैंक यू। राइट, थैंक यू, थैंक यू। अंशु जी आपने भी कुछ लिखा, वी विल जस्ट स्टॉप, हम बात करेंगे फोन पे। Do not repeat again and again from Anshu to all. Yes, do not repeat it again and again. तो देखा ये जाता है कि फैंटम लिम्ब सिंड्रोम है, जो पेशेंट के साथ या हाथ या फिर पैर जब एम्प्यूट कर दी जाती तो लगातार उनको महसूस होता रहता है कि वो शरीर का हिस्सा लगातार मौजूद है, और न सिर्फ मौजूद है बल्कि वहां पे कुछ पेन या कुछ सेंसेशन कुछ ऐसा आ रहा है जो कि बार बार उसको अनईजी कर रहा है। एक्चुअली दिस इज द मेथड, दिस इज द वे आवर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। होता क्या है कि मैं अभी जो ब्लूप्रिंट की बात कर रहा था,
तो ब्लूप्रिंट होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे पर्सनालिटी का ब्लूप्रिंट होता है, हमारी इंडिविजुअलिटी का ब्लूप्रिंट होता है, हम कितने इंट्रोवर्ट है, कितने एक्सट्रोवर्ट है, कितने इंटेलिजेंट है, किसी सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो टोटल बिहेवियर का ब्लूप्रिंट अपने यहाँ सबकॉन्शियस माइंड में होता है। इसके अलावा एक ब्लूप्रिंट होता है हमारे हेल्थ का, एक ब्लूप्रिंट होता है हमारे बॉडी के मैप का। इसीलिए क्या होता है, ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक, इस टॉपिक की फिर कभी आएंगे, कि कई बार क्या होता है ना कि कोई जब ओवरवेट होते हैं तो वो अपने आप को स्लिम ट्रिम करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का, लेकिन कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं। तो इसके बाकी जो एक्सटर्नल फैक्टर की इसकी बात तो मैं अभी नहीं करूंगा, लेकिन जो इंटरनल फैक्टर ये होता है कि कोई अगर ओवरवेट है, मान लेते हैं कि इसकी वजन है किसी व्यक्ति का 120 किलोग्राम, जो कि एक्स्ट्रा है उनके हाइट के मुताबिक, उनके एज के मुताबिक, लेकिन वो अपने 120 के वेट को कम नहीं कर सकता है, चाहे वो अपने डाइट में जितना चेंज लाए, सुबह सुबह वॉक पे निकल जाए, ये करे वो कर ले, लेकिन क्या होता है कि कुछ दिन करता है फिर छोड़ देता है। होता है क्या है कि उसकी जो ब्लूप्रिंट है सबकॉन्शियस माइंड में, वो भी तो 120 किलोग्राम का है। अब फिजिकल लेवल पे जैसे वो कोशिश करता है अपने को 120 से नीचे ले जाने की, तो इसमें बहुत विल पावर की जरूरत होती है, बिकॉज ही हैज टू फाइट विथ हिज सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि वो जैसे 120 से 115 और 110 किलोग्राम की तरफ शिफ्ट करता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड बगावत कर देता है। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि मोटा होना अच्छी बात है कि बुरी बात है। यस, वो नॉन लॉजिकल माइंड होता है ना, उसका लॉजिक नहीं होता है, गुड बैड की उसको पता नहीं होती है। उसको तो सिर्फ इतना पता है कि जो ब्लूप्रिंट में है वही एक्सटर्नल बॉडी में होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई वो बार बार कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो 115 और 110 किलोग्राम की तरफ शिफ्ट करता है, तुरंत सबकॉन्शियस माइंड एक्शन लेवल पे आ जाता है और टग ऑफ वार शुरू हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड खींचता है वापस से 120 की तरफ, और हमारी कोशिश होती है कि हम कैसे वेट को कम करें। तो अगर कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में टग ऑफ वार होगा तो जीतेगा कौन? कॉन्शियस माइंड। Most of the time. 80% पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास में है। Most of the time, subconscious mind ही जीतेगा. That is why you often lose. Yeah. Most of the time. Powerful this subconscious mind, मतलब कि अपने बॉडी के किसी भी एस्पेक्ट या बॉडी मैप की बात करें, या फिर हम बात करें हेल्थ की, जो ब्लूप्रिंट है, अगर रॉन्ग ब्लूप्रिंट चला गया तो वो रॉन्ग ब्लूप्रिंट लगातार मेंटेन रहेगा और आपका प्रिंट आउट बार बार हर साल बीमारी की आएगी। तो यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। तो मैं फैंटम लिम्ब सिंड्रोम की बात कर रहा था कि वो जो पेशेंट, उसको लगातार 21 डेज तक फील होता है कि मेरा वो हाथ है, और हाथों में कई बार वो डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे हाथ में खुजली हो रही है, इतनी ज्यादा खुजली हो रही है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड का एक तरीका है बार बार रिमाइंड करवाने का कि भाई वो हाथ कहाँ गया, क्योंकि ब्लूप्रिंट में तो बॉडी का वो कंप्लीट 100% मैप है, उसमें हाथ भी है, पैर भी है, लेकिन फिजिकल लेवल पे हाथ को कर दिया डॉक्टर ने एम्प्यूट, तो सबकॉन्शियस माइंड ढूंढेगा ना, वो रिएक्ट तो करेगा ना, वो तो इस ढंग से रिएक्ट करता है। तो एनीवे डॉक्टर्स ने भी इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे निकाला है, वो पेशेंट को बोलते कि भाई आप आंख बंद करो, रिलैक्स करो, डीप ब्रीथ करो, और जस्ट विजुलाइज करो आप दूसरे हाथ से अपने एक हाथ को खुजली कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में देखा गया है कि जो पेशेंट है उसका वो दर्द कम हो जाता है। तो एनीवे ये जो फैंटम लिम्ब सिंड्रोम डॉक्टर्स ने देखा कि अधिक से अधिक 3 हफ्ते तक चलता है, और 3 हफ्ते के बाद में वो धीरे धीरे कम हो जाता है। क्या होता है जी? 3 हफ्ते में हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिकंडीशनड हो जाता है विद द फैक्ट कि नाउ देयर इज नो मोर दैट हैंड और दैट लेग, और वो अपनी ब्लूप्रिंट से उस मैप में सीजर चला देता, काट के उसको अलग कर देता है। तो इस तरह से फिर वो बैलेंस कर देता है। तो एनीवे ये तो बात हो गई कि कैसे ब्लूप्रिंट से कोई इमेज को इरेज करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और इसके लिए वो 21 डेज का टाइम ले लेता है।
तो इसी तरह अगर कोई भी डिजीज का ब्लूप्रिंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी गलती से अगर बन गया है, तो उसको भी इरेज करने में 21 डेज का टाइम लगेगा। आज से शुरुआत करें और काम होना शुरू हो जाएगा। हालांकि इसके साथ कुछ और भी टेक्निक्स जुड़े हुए कि कैसे आपको अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाना, क्योंकि अगर आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाकर के माइंड की रिकंडीशनिंग करते हैं तो वो काम फटाफट और बहुत जल्दी में हो जाता है। तो यस, इस टॉपिक पे ऑफ कोर्स टॉपिक थोड़ा दीपक जी, मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपने 4 पॉइंट्स की बात करी, लैक ऑफ टॉक्सिसिटी, लैक ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट, lack of vital nutrient, lack of rest and exercise and state of mind. तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जरा तीसरा पॉइंट है lack of rest, थोड़ा इसको इलॉबरेट करें। lack of rest in the sense sleep, good sleep, ये जो नींद है ये दुनिया का सबसे बड़ा हीलर है। थोड़ा इसको इलॉबरेट करें। मतलब कि अगर आप एक अच्छी नींद लेते हैं तो फिर आपका बॉडी वैसे भी बहुत बढ़िया, क्योंकि आप जो 6 घंटे की नींद लेते हैं और मान लेते हैं कि शरीर में कोई डिजीज है, कोई परेशानी है, कोई दर्द है, तो वो 6 घंटे की जो नींद है, वो 6 घंटे आपका बेड नहीं, वो दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड हॉस्पिटल में आप चले जाते हैं। आपका शरीर अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा सोफिस्टिकेटेड हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो जाता है और उसके अंदर देयर इज अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, जो कि दुनिया का बेस्ट डॉक्टर है, वो काम में लग जाता है। लेकिन वो जो आपके शरीर के अंदर जो टीम ऑफ डॉक्टर है, वो काम अपना तभी कर पाएगा अगर आप डॉक्टर को डिस्टर्ब ना करें, आप उसको मौका दें। अभी भी स्थिति वही हो रही है ना, डॉक्टर्स को परेशान करें तो बेचारे डॉक्टर्स अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने डॉक्टर को वो सुविधा, वो एनवायरनमेंट कैसे दे सकते हैं? अगर हम साउंड स्लीप लेते हैं और अगर हम साउंड स्लीप लेने की कला हम सीख जाएं, समझ जाएं, तो और कहीं भी हीलर के पास, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। आपका शरीर खुद ब खुद अपने आप को हील करेगा। वो 6 घंटे के अंदर पूरा मरम्मत करता है। थोड़ा सा इसी को शेयर करें, कैसे हम इसमें कामयाबी प्राप्त करें। इसके लिए एक अच्छी नींद को समझने के लिए मैं थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट वाले क्लास में मैं इसको थोड़ा इलाबोरेट कर पाऊंगा। फिर भी इन शॉर्ट में बताना चाहूंगा, टू अंडरस्टैंड अ गुड स्लीप, इसको मैं कहूंगा डेल्टा स्लीप। हम जब रात की नींद लेते हैं तो हमारी नींद थीटा स्लीप होती है और डेल्टा स्लीप होती है। और व्हाट दिस थीटा एंड डेल्टा इज, हमारे मस्तिष्क से लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वाइब्रेशंस वो निकलते रहती हैं, और उसको मेजर करने के लिए देयर इज अ मशीन कॉल्ड इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, EEG। तो यूजिंग EEG वन कैन मेजर वंस ब्रेन वेव्स। तो सारे दिन में क्या होता है, जैसे कि अलग अलग सिचुएशंस में, सर्कमस्टांस में हमारे डिफरेंट ब्रेन वेव्स होते हैं। तो उसको साइंटिस्ट ने कैटेगराइज किया है बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। बीटा ब्रेन वेव जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं, अवेयरनेस में रहते हैं, पूरी तरह से लॉजिकल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, अलर्ट होते हैं, बीटा ब्रेन वेव। जब हम मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, अल्फा ब्रेन वेव, दिस इज आल्सो नोन एज सेंटर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, और जहां पे हीलिंग भी होती है। तो वी विल ऑफ कोर्स डिस्कस, अगले क्लास में हम स्लीप के ऊपर थोड़ा और ज्यादा बात करेंगे। नेक्स्ट टर्म इज द थीटा। थीटा में हम सपने देखते हैं, हम नींद में चले जाते हैं, हम सपने देख रहे होते हैं। एंड डीप डेल्टा में इवन हम सपने भी देखना बंद कर देते हैं। तो वो मूवमेंट बहुत थोड़ा होता है। हम रात की नींद में 3 बार कम से कम डेल्टा में जाते हैं, डीप डेल्टा में। और जब हम डीप डेल्टा में जाते हैं, उसी टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर जबरदस्त तरीके से हीलिंग होती है। वो सारे केमिकल्स बनते हैं जो दुनिया की किसी भी फार्मा कंपनी में नहीं बनती है, वो हमारे बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली बनना शुरू होती है और हमारी बॉडी को वो इंटरनली हील करती है। तो डीप स्लीप, डीप डेल्टा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी टाइम पे हमारे शरीर के अंदर मेडिसिन वो तमाम बनती है। हालांकि एक चीज यहाँ पे एक और पॉइंट है कि अगर हम एक्सटर्नली कुछ मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो अक्सर करके बहुत लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती है। तो कई लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई मैं क्या करूं, मेरी नींद ही अच्छी नहीं है, तो क्या करूं? फर्स्ट ऑफ ऑल, नींद बहुत ही नेचुरल चीज है। अगर दिमाग में बहुत ज्यादा एंजाइटी है, थॉट्स है, तो नींद नहीं आएगी। इसके अलावा
कई बार जो हम लंबे समय तक कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो मेडिसिन क्या केमिकल है, और हमारे ब्रेन में वो जो केमिकल जाते हैं तो हमारा जो ब्रेन की जो मेलाटोनिन, जिससे कि नींद आती है, अच्छी नींद आती है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो केमिस्ट्री खराब हो जाती है। तो जिनका लंबे समय तक का हिस्ट्री रहा है मेडिसिन लेने का, तो उनकी नींद डिस्टर्ब रहती है। या फिर किसी टाइम में उन्होंने लंबे समय तक मेडिसिन ली है, तो मेडिसिन का ये एक साइड इफेक्ट है, खास करके हमारे मस्तिष्क के ऊपर, जो मस्तिष्क की जो क्या बोलते हैं केमिकल लोचा ब्रेन का, वो चीज हो जाता है यहाँ पे। और वो चीज अगर यहाँ पे हो गया तो आपकी जो स्लीप साइकिल वो डिस्टर्ब होगी। तो अक्सर करके देखा जाता है कि समहाउ अगर आप कंट्रोल कर सके, इफ इट थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, आप अपनी मेडिसिन को बंद करें, आपकी नींद वैसे भी ठीक हो जाने वाली है। थैंक यू। तो एनीवे, अभी मैं क्वेश्चंस आपसे लेना चाहूंगा, जो भी हमारे पास समय है। यस प्लीज। आज क्वेश्चंस अनम्यूट। हाँ जी। मैंने कहा आज क्वेश्चंस लेने सुनने का मन नहीं कर रहा, आज दिल कर रहा है बस आपको सुनते जाए सुनते जाए सुनते जाए। क्या बात है, थैंक यू सो मच, वंडरफुल थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दीपक जी। नाम बताएंगे कौन है? वंडरफुल सेशन सो फार, वंडरफुल सेशन। थैंक यू फिर सो भी मच। आपके मन में क्वेश्चन तो आ ही रहे होंगे, उनको शेयर करते हैं, कुछ आप शेयर करें। आपने बोला कि ब्लूप्रिंट के बारे में दीपक जी आपने बताया। नाम बताएंगे प्लीज? रेखा। रेखा जी जी जी। दीपक जी आपने ब्लूप्रिंट के बारे में बताया, तो उस ब्लूप्रिंट को कैसे, उसके अगर मैं उसको फर्दरिंग प्रोसेस में अगर जाती हूँ, तो कैसे उसके स्टेप्स को किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, उसको ब्लूप्रिंट को अगर चेंज करना है अपना किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी जोन में, किसी भी एरिया में। या हमारी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, और किसी भी एस्पेक्ट को अगर अपने को बदलना है, तो एक तो तरीका है कि हम अपने विल पावर को यूज करें, लेकिन इसमें बहुत विल पावर खर्च होगा, बहुत थॉट लेवल पे कंसिस्टेंसी चाहिए। दूसरा तरीका है कि सिंपली बाय गोइंग इनटू अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, मेडिटेटिव स्टेट में जाए, और सजेशंस को हम इम्प्लांट कर दें अपने सबकॉन्शियस माइंड में। You mean to say the affirmations during that time? Affirmation. Okay. तो अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि अफर्मेशंस तो आप रोज कर रहे हैं, मेडिटेशन भी आप रोज कर रहे हैं, लेकिन होता है क्या है कि जब अपने को ये पता हो जाता है कि व्हाई आई एम डूइंग इट, और इसको करने से मुझे क्या लाभ मिलते हैं, तो उस चीज को और भी ज्यादा कंसिस्टेंटली हम करना शुरू कर देते हैं। Right? तो यस, ऑटो सजेशन व्हेन यू गो इन अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, और ऑटो सजेशन ले, ब्लूप्रिंट मतलब विजुलाइज करें, जो भी चेंज लाना है लाइफ के जिस भी एस्पेक्ट को, उसको दोहराएं 2 से 3 बार। बहुत ज्यादा फोर्सफुली नहीं करना है, सहज रूप से करना है, उस चीज को जस्ट इमेजिन करना है, देखना है। और जब हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जा करके हम देख रहे होते हैं कॉन्शियसली, तो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड के दौरान क्या होता है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच का जो एक बैरियर होता है वो लूज हो जाता है, हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है। तो उस समय हमारे चेतन मन में चल रहा विचार सीधे रूप से अवचेतन मन तक चला जाता है, बड़ी आसानी से चला जाता है, और वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है इस्तेमाल करने का, इस ब्लूप्रिंट को चेंज करने का। तो मींस जब हम लोग एकदम मेडिटेटिव स्टेज में, एकदम हम लोग जब एक पीक पे पहुंच जाते हैं, वेयर वी फील कि अब हम आ चुके हैं, वी आर अवेयर इन दैट मोमेंट, देन वी मस्ट प्लांट दैट सीड इनटू दैट वेरी मोमेंट ओनली। Yes, with the belief, and belief comes from knowledge. जब आप नॉलेज लेते हो तो क्या होता है, फिर लगता है कि हाँ, मैं अगर इस दिशा में जाऊं तो कामयाब होऊंगा। अगर यहाँ से मेरे को जाना है ड्राइव करके लखनऊ, लेकिन लखनऊ का रास्ता ही नहीं पता, तो फिर हम शायद आधे रास्ते से लौट आ जाए ही ना। लेकिन अपने पास अगर पूरा मैप है, हम चले जाएंगे। सो दैट इज व्हाई नॉलेज में मदद करता है हमारे बिलीफ को एम्पावर करने में। इसमें डॉक्टर दीपक, आई वुड लाइक टू ऐड इन दैट कि अगर ये आपने रेखा जी पूछा था कि इसके अंदर एक चीज बहुत बड़ी है कि जब तक आप उसको ब्लूप्रिंट को चेंज करने की बात करते हो, तो उसमें रूट काज को पकड़ना पड़ता है, और रूट काज को अनप्लांट करके ही नई प्लांटिंग कर सकते हो। तो ये एक पूरी प्रॉपर थेरेपी है। इसको मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, देन यू हैव टू गो बाय स्टेप, देन यू कैन प्लांट इट। राइट। और इसके लिए कई बार हिप्नोथेरेपी का सहारा लिया जाता है। तो इसमें AAA आता है। AAA मतलब अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड एक्शन।
कई बार अपने को पता ही नहीं होता कि रूट कॉज क्या है। तो हिप्नोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपसे काउंसलिंग करते हैं। वो पहला सेशन उसको कहते हैं प्री इंडक्शन, और नेक्स्ट सेशन होता है इंडक्शन। तो उसमें क्या होता है, प्री इंडक्शन में वो बातचीत करते हैं, और बातचीत के दौरान में वो क्या होता है कि वो खुल करके, क्योंकि वो थेरेपिस्ट होता है ना, तो कई बार क्या होता है ना कि अपने ही फैमिली में हम अपनी बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी थेरेपिस्ट के पास जब जाते हैं तो हम खुल के अपनी बात कह सकते हैं। और जब वो खुल के अपनी बातें कह रहा होता है तो उस टाइम पे ही 50% सोल्यूशन उसको मिल जाता है, बिकॉज जो भी प्रॉब्लम थी वो उसकी अवेयरनेस लेवल तक अपने आप आ जाता है। तो इसीलिए रूट कॉज को जानना या उसकी अवेयरनेस में आना जरूरी है, उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, तो फिर हम एक्शन लेवल पे जाकर के उसको हील कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे, जैसा कि कैलाश सर ने बताया है। सो इट इज रिक्वायर्ड, बट सम टाइम क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि पास्ट लाइफ का कोई इश्यू है, तो अगेन इसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू इस चीज को ठीक किया जाता है, हील किया जाता है। थैंक यू सो मच दीपक जी, कुछ पूछ सकते हैं हम? हाँ जी, ओके, प्लीज प्लीज, यस, वेलकम। दीपक जी, मेरे को 10 साल हो गए टेबलेट खाती को, शुगर की आ रही, वो ब्लड प्रेशर की। किसकी ले रहे हैं आप? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए क्या? ब्लड शुगर के लिए आप ले रहे हैं क्या? हाँ जी, ब्लड शुगर अभी, और बीपी की? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, तब तो बॉडी भी कंडीशन हो गया है, माइंड भी कंडीशन हो गया है, लेकिन फिर भी यू टर्न लेना कभी भी पॉसिबल। एज भी काफी होगी जी, एज 73। कुछ नहीं होती 73 एज, कर सकते हैं। हाँ कुछ भी नहीं होती। अभी तो आप 20-25 साल तक खूब अच्छे से नाच सकते हो, घूम सकते हो। मन की कंडीशनिंग को चेंज करना पड़ेगा, लाइफ को देखना पड़ता है। हमें यही प्रॉब्लम होती है, हमने अगर 73 हो गए तो बुढ़ापा आ गया। 73 के अंदर तो लोग जंप मारते हैं। लुइस हे ने 76 में डांसिंग सीखा था। दवाई छोड़ दो जी। हैं? दवाई छोड़ दो। नहीं, दवाई अभी मत छोड़िए, दवाई को साथ साथ रखिए। और थोड़ा सा दीपक जी बताएंगे आपको। और जो हमने एक वर्चुअल हीलिंग सेंटर खोला है, उसके अंदर आप इस बात को डिस्कस करेंगे तो आपको इसका प्रॉपर अल्टरनेटिव हीलिंग ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और उसके माध्यम से आपको हेल्प करेगा कि आप दवाई को छोड़ सकते हैं। डायबिटीज के ऊपर एक सेशन हम लेंगे जी। Dr. Deepak जी, SK Sharma this side. You mentioned about this regression therapy. Are you doing it? yes, I'm doing it, but now it's a lockdown. No, I mean, after that. नहीं, question is only yes or no. Yes or Yes no? or no? And Sharma ji, I endorse it. I had seen him practically doing this. Okay. And also expert in past life regression. कई लोगों का past life regression से treatment किया है. Yes, it helps a lot. Your center is where in Gurgaon? Yes, Gurgaon. At Gurgaon. Great. Right. हाँ जी, पारुल जी, anyone else? Yes, sir. आशु जी, पूछिए। अभी पूछोगे तभी ब्रेन अपना शुरू होगा, माइंड का काम चालू होगा। उमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उमेश जी प्लीज, उमेश प्लीज। सर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। सर, आप जो बोल रहे थे कि माइंड में ब्लूप्रिंट है, आपने एक सेशन में बोला था प्रोग्रामिंग ऑफ पैसिव माइंड, इज इट समथिंग रिलेटेड टू दैट? प्रोग्रामिंग ऑफ पैसिव प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड, वो जिसमें पीएमएस हुआ था जिस सेशन में। हाँ जी, पीएमएस मेथड। हाँ जी, वो सब मेमोरी में मेमोरी के सिंपल टेक्निक्स होते हैं। डॉक्टर दीपक का ही सेशन था। माइंड के 2 एस्पेक्ट्स है, एक है नेचुरल मेमोरी सिस्टम, दूसरा एक आर्टिफिशियल एड। इन द वेरी बिगिनिंग मैंने बताई थी कि इस दौरान हम सिर्फ बात करेंगे कि आर्टिफिशियल एड को हम कैसे इस्तेमाल करके मेमोरी को, रिकलेक्शन को एनहांस कर सकते हैं। मैंने इसको टच नहीं किया था। दैट इज नेचुरल मेमोरी सिस्टम को हम कैसे रिप्रोग्राम करें। तो अब जो डिस्कशन हुआ उसमें कुछ जो पार्ट था कि नेचुरल मेमोरी सिस्टम को कैसे रिप्रोग्राम करें और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी मेमोरी के ऊपर और हमारे बॉडी के ऊपर। तो कुछ पहलू आज हमने डिस्कस किया। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बात को लिया जी। थैंक यू। दीपक स्वाति सर, जी कुछ? यस प्लीज। यस मीनू जी प्लीज। सर मुझे पूछना था, जो खराटे लेते हैं तो वो कौन से मोड होता है? कराटे लेते हैं तो वो तो पक्का वो डेल्टा में है।
डेल्टा में होते हैं? नॉट नेसेसरली, कई बार क्या होता है कि थीटा में भी लेते हैं। ये मेंटल लेवल, मतलब हम किस ब्रेन वेव में, इससे भी ज्यादा वो कुछ फिजिकल इश्यूज है। स्नोरिंग खत्म हो सकती है, ये बता दो साथ में। स्नोरिंग इज नॉट ए प्रॉब्लम, इट कैन बी रिजॉल्व्ड। राइट, ओके, थैंक यू सर। जी प्लीज मनोज जी। डॉक्टर बिल्कुल जी, आपका सेशन बहुत अच्छा रहा। ये लिए मेरा नया टॉपिक था, लेकिन जैसे हमारे पास इसके लिए कोई बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं? जैसे हम लोग आजकल एक बुक पढ़ रहा था मैं, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसके कोरिलेशन के लिए कुछ और जैसे कोई बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं जिसके बारे में और नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं? वैसे तो ये बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक बाय जोसेफ मर्फी, और ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और इसके अलावा एक्चुअली बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह है, वहाँ पे भी ये अवेलेबल है। और एक्चुअली दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई हैव एक्वायर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और कई बार मेडिटेशन में, ध्यान में भी बहुत सारी चीजें मिलती है, कनेक्ट हो जाता है आइडियाज, तो उनमें से ही कुछ को आज शेयर किया। तो मुझे इमीडिएटली कोई बुक याद नहीं आ रहा अदर देन पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। But just a caution to this friend कि don't experiment yourself. ये किताब पढ़ के, it's better to do it under expert guidance. Yes, it is always better. It is always better. बिल्कुल शर्मा जी, आपने सही कहा कि इसके लिए मेंटर का किताब पढ़ के ही अगर सब कुछ हो जाता, तो मेंटर की एक बहुत अच्छे मेंटर की जरूरत है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने दीपक जी के साथ कई सालों से हूँ, और इनके जब भी कहीं लेक्चर होता है मैं उसको बार बार सुनता हूँ, क्योंकि हर बार इनके मुंह से कोई नई बात ही निकलती है। और वो इनकी जो भी हम फॉलो करते हैं, इनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही फॉलो करते हैं। हालांकि जोसेफ मर्फी की पावर ऑफ, इससे बेहतरीन बुक कोई नहीं है, और मैंने इस किताब को पता नहीं कितनी बार पढ़ा है। और फिर भी एक मेंटर, गुरु जो होता है ना, मेंटर जो होता है, जो गाइडेंस होती है, उसके बिना इन चीजों को, इसलिए आई एंडोर्स शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हमें जरूरत पड़ती है। थैंक यू। डॉक्टर दीपक प्रतिमा यार, हेलो। यस बोलो आप। हाँ सर, क्वेश्चन ये था कि अभी सपोज कुछ बॉडी एलिमेंट्स हैं, तो उसको पॉजिटिव थिंकिंग से, या मतलब व्हाट इज द एग्जैक्ट वे जिसको उससे डील कर सकते हैं? आज के लिए तो मैंने क्या करना है इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं की, क्या नहीं करना है बस वो एक बात कही कि ये जो एक्सेप्टेंस है डिजीज का अपने माइंड में, पहले उस चीज को वहां से इरेज करें, हटा दें, बिल्कुल जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अंदर ही अंदर देखते देखते आपका शरीर इंटरनली अपने आप को बदलना शुरू कर देगा। और जब वो एलिमेंट गायब होगा तो ऐसा लगेगा कि ये मेरे लाइफ का मतलब एक ऐसा हिस्सा था, लगेगा कि वो था भी कि नहीं था, ऐसे गायब होगा वो। तो सर मतलब वो विजुअलाइज करना है कि वो एलिमेंट नहीं है फिलहाल के लिए, या व्हाट इज द वे अभी से अगर स्टार्ट किया? यू आर कंप्लीटली हेल्दी एंड ओके एंड परफेक्ट। ओके यस जी। सर दीपक क्या करना है सर, वो भी फिर नेक्स्ट सेशन में अगर इंक्लूड कर पाए तो। प्रतिमा जी, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमने वर्चुअल हीलिंग क्लिनिक बनाई है, उसमें आप डिस्कस कर लें इसको। थर्सडे और सैटरडे को इट इज कॉम्प्लीमेंट्री है। कुछ भी आपने डिस्कस करना हो, कोई भी एलिमेंट डिस्कस करना हो, वहीं पे दीपक जी भी आपको वही सलाह देंगे, पूरी प्रॉपर आपकी पूरी केस स्टडी करके। ही विल प्रोवाइड यू द प्रॉपर गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, पारुल जी कुछ बोलना चाह रही हैं। जी थैंक यू दिनेश सर। दीपक जी ने कई सारी बातें आज बोली, उनमें से बहुत सारी चीजें, जैसे उन्होंने कहा कि अगर कोई ओबेसिटी से किसी को है, तो उस केस में भी हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, या वो एलिमेंट डालना पड़ता है कि नहीं, वी कैन ओवरकम थ्रू दिस, हम पतले हो सकते हैं। सो आई हैव अ फ्यू लाइव एग्जांपल्स ऑफ दैट, जिन्होंने फिजिकल किया लेकिन माइंड को अपने ऐसे ट्रेन किया जिसमें ये था कि नहीं, मैं पतली हूँ, इट्स नॉट लाइक मैं पतली हो चुकी हूँ। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले हमने एक सेशन में देखा था कि जब हम वाटर को चार्ज करते हैं तो प्रेजेंट में करते हैं। सो सेम वो चीज रही कि मैं पतली हो चुकी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं इतना एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, जैसे कि मुझे जैसा ब्यूटीफुल लगना चाहिए था मैं वैसी ही लग रही हूँ अभी भी। बिकॉज जब तक हम अपना प्रेजेंट ठीक नहीं करेंगे, ऑब्वियसली फ्यूचर में
उसको नहीं देख पाएंगे पूरा होता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, अगर अपने को ट्रांसफॉर्मेशन भी लाना है जी। या फिर जो एक कहते हैं ना रिवर्सिंग एज को भी अगर रिवर्स करना है, तो एक सबसे बढ़िया फॉर्मूला, यू वांट टू रिवर्स योर एज, एजिंग को स्लो डाउन अगर करना है तो जस्ट स्लो डाउन। एग्जैक्टली, यस। जितना हम स्लो डाउन होंगे थॉट लेवल पे, उतना ही हमारी जो एजिंग है स्लो डाउन हो जाएगी। तो स्लो डाउन का मतलब एक्शन लेवल पे नहीं, मतलब मेंटल लेवल पे। हालांकि ऐसा लग सकता है कि कहीं आलसी तो नहीं हो जाएंगे, आलसी नहीं होंगे, और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, क्योंकि वंस यू आर स्लो डाउन आप एरर नहीं करेंगे, सारी चीज बड़े एक्यूरेटली कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मुकेश जी सर? नहीं ओके, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा था। मैं बस नोट कर रहा था सर, जब पहली बार ये सेशन किया मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा, और इसके बारे में तो अभी इसके बाद नया हूँ अभी, तो मैं सबकॉन्शियस के बारे में अंतर ही नहीं पता था, अभी पता लग रहा है। हाँ जी प्लीज, कथूरिया जी प्लीज। हाँ जी सर, Swati here. I have a question. माइक्रोफोन ऑफ है, अनम्यूट करना होगा। हाँ स्वाति जी बोलिए तब तक। जी स्वाति। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। सो एक्चुअली सर मैं काफी समय से, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 2 साल से जो आप कह रहे हैं मैं उस तरीके की चीजें प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई फॉलो वन stream. There is a trust actually which is called ब्रह्म विद्या. इनकी काफ़ी ब्रांचेस हैं एक्चुअली बॉम्बे में, बट बाकी कंट्री में नहीं है अभी इतनी प्रेजेंस, मोस्टली महाराष्ट्र में है। एंड दे एक्चुअली टॉक अबाउट द यूनिवर्सल एनर्जी एंड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एंड आई एम प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। बट मेरा एक क्वेश्चन है जो अभी तक आंसर नहीं हो पाया, बिकॉज हम जितनी बार मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, होता क्या है, एज यू राइटली सेड, कि वो जो विल पावर है नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, कि डेली हमारे पास इतने काम होते हैं, उसमें समय निकाल के एक रूटीन मेंटेन करना कि हमें इतनी देर बैठना है, और वो हो नहीं पाता है। प्लस अभी मैं कुछ दिनों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन होता क्या है कि उसमें what exactly is meditative state, because 5-10 मिनट बैठने के बाद either you are lost in your own thoughts, or I mean it's very hard to figure it out that okay, this is the state where you should be planting seed, or where you should be really putting right affirmations at that place at that time. So I think वो जो meditative state है वो identify करना during meditation is, I don't know whether it is really possible, because once you are at that state, probably you are not to yourself, right? So can you throw some light around that? स्पेसिफिकली मेडिटेशन में अगर हम बैठे तो हम उस वाले स्टेज को कैच कर पाए हैं या नहीं। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड अगर हम उसकी बात करें टेक्निकली, तो ऑफकोर्स अगर हम मशीन लगा के गैजेट लगा के बैठे तो शायद दिखे, बट अगेन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। जस्ट टू रिकॉग्नाइज, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। जब हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो बहुत ही मीठी मीठी सुकून वाली अवस्था होती है, मीठी वाली जो शांति होती है ना, जिसमें कि एक फ्लो में होते हैं। माइंड कभी थॉटलेस नहीं हो सकता, बट किसी एक विचार में फ्लो जरूर सकता है, कोई अच्छे से विचार में। और दूसरा, वी आर अनअवेयर ऑफ स्पेस एंड वी आर अनअवेयर ऑफ द टाइम। ऐसी स्थिति बनने लग पड़े तो आप समझ जाइए कि आप बिल्कुल अल्फा के नजदीक हैं, जहां पे माइंड की रिप्रोग्रामिंग हो सकती है। अनअवेयर ऑफ द स्पेस, कहाँ पे बैठे हैं इस बात का जो संज्ञान है वो खत्म हो जाता है। कितनी देर से बैठे हैं या जल्दबाजी में जाना है मुझे, वो थॉट खत्म हो जाता है, लगता है कि बस बैठे ही रहें। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो आप अल्फा स्टेट में बिल्कुल राइट स्टेट ऑफ माइंड है, जबकि आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। तो जस्ट चेक योरसेल्फ कि वो वाली स्टेट बन रही है, नहीं बन रही है, या किस टाइप के सर्कमस्टांस में बनती है, तो उसी को बार बार रिक्रिएट करने की इस पैटर्न को कोशिश कर सकते हैं। जी, मैं समझ सक रहा हूँ कि अभी आपके जो भी सवाल हैं, तो सवालों का जवाब मैं शॉर्ट में ही दे रहा हूँ, लेकिन आपके जिस तरह के सवाल है वो थोड़ा सा और गहराई
जवाब भी गहराई वाला ही होगा। फिलहाल नहीं करते, आने वाले टॉपिक जरूर करेंगे। बाकी ऑफलाइन आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, वी कैन विल बी एबल टू आंसर यू ऑफलाइन आल्सो। कथुरिया जी, यू वांट टू से समथिंग, प्लीज से। हाँ जी, तो जी मैं ये जानना चाहता था, जब हम एफर्मेशन देते हैं अल्फा स्टेट में, तो क्या हमें ये कहना चाहिए कि आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड दिस, जैसे कि मैं हेल्दी हो गया हूँ, मैं पतला हो गया हूँ, इस तरह के जो एफर्मेशन है, या मैं पतला हो रहा, या मैं हेल्दी हो रहा हूँ, कि मेरी डायबिटीज धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो नहीं, वो जैसे मेरी आपसे पहले बात हुई थी इस इशू पे, तो आपने कहा था कि स्ट्रेट अवे से दैट कि यू हैव ऑलरेडी बिकम दैट, बट मैंने कुछ और, यू ऑलरेडी हैव बिकम दैट। यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्रिकी हो जाते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ, बिकॉज आवर सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट वी आर एक्चुअली विजुअलाइजिंग एंड व्हाट रियलिटी इज। तो जिस चीज को हम विजुअलाइज करते हैं उसी को वो रियल मानना शुरू कर देता है। अगर हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेडली हम बार बार विजुअलाइज कर रहे होते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करने के लिए एक तो क्या है, विजुअलाइजेशन, दूसरा है रिपीटेशन, तीसरा है बिलीविंग, और चौथा है बाय गोइंग इनटू अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। ये ब्लूप्रिंट को चेंज करने का ये 4 तरीका है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्शन। उस दिशा में हम कोई ना कोई एक्शन लेना करते हैं। मतलब कि अगर अपने को वेट लूज करना है, तो फिर ब्लूप्रिंट विजुअलाइज चेंज करने से या विजुअलाइज करने से बात नहीं बनेगी, अपने को कुछ एक्शन भी करना पड़ेगा, तभी वो माइंड की प्रोग्रामिंग एक्चुअली काम करना शुरू करेगी। एक्शंस इंपॉर्टेंट है। Correct visualization only, otherwise no use. Yes, right, but visualization, because subconscious mind only understands language of images. जैसे I want to reduce my weight, so want तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत डेंजरस वर्ड है, want to reduce my weight, want to नहीं, but I am visualizing that my push up, I मूवी बनाऊं अपने आप को इन फिगर में रख के। सॉरी सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं, मैं कह रहा था कि I have already become thin, so whatever I am visualizing me in very configuration, that I am slim and thin. So that is the way it should be. Yes, this is the right way. Yes. और मैं या आपकी पिक्चर वहां रख लूं? Yes, that's the best option. That's the best option. Suppose मैं आपकी पिक्चर आप अपने डॉक्टर को ढूंढ लो अंदर से। बिल्कुल, आप सभी के डॉक्टर सभी के अंदर है, उनको ढूंढो, नहीं मिलता तो फिर हमें बताना, ढूंढ के देंगे आपको। और अपनी ही इमेज को किस स्केल में देखना चाहते हैं, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं किसी भी जो परफेक्ट, जिसको आप मॉडल कर सकते हैं, जिसको आप कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। आप अपना वो मॉडल तलाश कर सकते हैं कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा। उसके ऊपर फेस अपना लगा लेना। राइट, फिर फेस अपना लगा ले। खाली दीपक जी एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, वी आर रनिंग ऑफ टाइम जी। इज देयर एनी क्वेश्चन? तो कैलाश जी कल के लिए फिर जरा अनाउंस करिए, कल का क्या है? कल का सेशन। यस, थैंक यू दीपक जी। कल का विनू जी।